हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृषि विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मैं सचिन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी में कार्यरत हूँ। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बात करूंगा कि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर क्या होता है, इसको किन किन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। और ये जो टॉपिक है ये हमारे नेट हो गया आपका, पीजीटी हो गया आपका, और इसके अलावा जो भी हमारे एग्जाम होते हैं, बैंक का है आपका, आईबीपीएस से रिलेटेड एग्जाम होता है, और जो भी स्टेट सर्विस होते हैं जहाँ यहाँ पे सिलेबस में मेंशन है वहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से आने देखने को मिलेगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के बारे में जान लेते हैं कि क्या होता है। तो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के बारे में बता देता हूँ मैं, क्योंकि एक होता है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, थोड़ा सा डिफरेंस आप समझिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, क्या लिखा है, एग्रीकल्चर। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, ड्राईलैंड फार्मिंग। ठीक है, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के अंदर आता है ड्राईलैंड फार्मिंग। तो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर क्या होता है, द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप अंडर द रेनफेड कंडीशन। यानी अगर रेनफेड कंडीशन है वहां पे अगर क्रॉप को कल्टीवेट कर रहे हो तो वो क्या कहलाता है, आपका ड्राईलैंड एग्रीकल्चर कहलाता है। इस चीज को आप यहाँ पे याद रखेंगे। द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप अंडर कहाँ पे, रेनफेड कंडीशन में। इस रेनफेड वर्ड को याद रखना, वही ड्राईलैंड क्या कहलाएगा, एग्रीकल्चर कहलाएगा। ठीक है, अब ड्राईलैंड एग्रीकल्चर को अकॉर्डिंग टू रेनफॉल इनको तीन भागों में हमने क्लासीफाई किया है। जो नॉर्मल हमारा क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको तीन पार्ट में क्लासीफाई किया है। तो पहला हमारा होता है ड्राई फार्मिंग। और ड्राई फार्मिंग जो होता है हमारा, ड्राई फार्मिंग में जो रेनफॉल होती है 750 mm से क्या होती है, कम होती है। इसको याद रखेंगे। और ड्राईलैंड फार्मिंग, यहाँ फार्मिंग है, ठीक है, यहाँ पे क्या था, एग्रीकल्चर था। तो ड्राईलैंड फार्मिंग में रेनफॉल जो होती है मोर देन 750, यानी कि 750 से 1150 mm तक रेनफॉल होती है यहाँ पे। ठीक है, कितनी होती है, 750 से 1150 mm तक। देन अब अगला आता है रेनफेड फार्मिंग। तो यहाँ पे क्या होती है, मोर देन 1150 mm क्या होती है, रेनफॉल होती है। वही क्या कहलाता है, रेनफेड फार्मिंग कहलाता है। ठीक है, रेनफेड फार्मिंग हम उसे भी कह सकते हैं जहाँ पे जो प्रिसिपिटेशन होता है, यानी कि रेनफॉल होती है, प्रेसिपिटेशन मोर देन पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपरेशन। अब प्रेसिपिटेशन मतलब क्या होता है, रेनफॉल होता है। ठीक है, रेनफॉल मतलब कि वर्षा जो होती है। और पीटी क्या होता है, पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपरेशन, यानी पानी जो होता है किस गति से इवेपोरेट हो रहा है। तो यहाँ इवेपोरेशन कम हो रहा है और रेनफॉल क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रेनफेड में क्या होता है, प्री जो होता है, प्रेसिपिटेशन मोर देन पीईटी होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। इसी को जो तीन भागों में क्लासिफाई किया, तो हम पहला आता है हमारा ड्राई फार्मिंग, जो कि हमने पीछे पढ़ लिया था। तो ड्राई फार्मिंग क्या होता है, यहाँ पे रेनफॉल जो होती है ड्राई फार्मिंग में, मेरे प्यारे दोस्तों, रेनफॉल जो होती है ड्राई फार्मिंग में वो कितनी होती है, लेस देन 750 mm होती है, जो कि हमने पीछे पढ़ा है। अब जब इतनी कम रेनफॉल होती है तो सीधी बात है कि वो जोन कौन सा होगा, एरिड जोन होगा, एरिड एरिया होगा। एरिड एरिया कहाँ पाया जाता है, मेनली राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, तो राजस्थान वगैरह में जो बारिश होती है वो कहाँ से होती है, आपकी एरिड रीजन से, एरिड रीजन के अंतर्गत आता है, जो कि ड्राई फार्मिंग के अंतर्गत आता है, राजस्थान के एरिया। यहाँ पे जो ग्रोइंग सीजन होता है, अब देखिए ग्रोइंग सीजन जो शब्द है इसको समझ लीजिए पहले। ग्रोइंग सीजन क्या होता है इसको समझते हैं पहले दोस्तों। तो ग्रोइंग सीजन का मतलब क्या होता है, यानी कि सपोज दैट आपका, आपके कितने एरिया, आपके मान लीजिए कि सपोज दैट आपके 360 दिन होते हैं। ठीक है, कितने दिन होते हैं, 360 दिन होते हैं साल भर में, 365 डेज हम ले लेते हैं। ठीक है, तो कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं। तो 365 डेज में 75 डेज ऐसे हैं, इतनी रेनफॉल होती है वहां पे कि हम 75 डेज तक ही क्या कर सकते हैं, रेन मतलब कि इतनी हमारे पास बारिश है, इतना ही पानी है कि हम 75 डेज से कम वहां पे मतलब कि दिनों के लिए क्रॉप हम उगा सकते हैं। मतलब हमारा जो क्रॉप का पीरियड होना चाहिए, यानी फसल जो उगाने का पीरियड होना चाहिए, लगभग 75 दिन होना चाहिए। यानी हम बहुत ज्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन की क्रॉप यहाँ पे हम ग्रो नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रोइंग सीजन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, 75 दिन का ही हो रहा है, लेस देन 75 दिन है। ठीक है, यानी 75 दिन से कम पानी, मतलब इतना हो रहा है, मतलब जो रेनफॉल हो रही है, यानी वाटर जो है हमारे पास इतना है, इतना कम है कि आप 75 दिन से ज्यादा आप क्रॉप को यहाँ पे ग्रो नहीं कर सकते। अगर आपकी क्रॉप 75 दिन से ज्यादा खड़ी रहती है तो उस टाइम पे वो सूखने की या उसकी स्थिति संभावना होती है। तो ग्रोइंग सीजन हमारा क्या होता है, यहाँ पे लेस देन 75 दिन होता है, 75 डेज से कम होता है। अब देखिए यहाँ पे क्रॉप फेल्योर हो जाता है। क्रॉप फेल्योर क्या होता है, बहुत कॉमन है यहाँ पे क्रॉप फेल्योर, और ड्यू टू द प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि लंबे समय के लिए क्या होता है, सूखे की स्थिति बनी रहती है, ड्राई स्पेल होता है। वही बताया ना आपको कि क्रॉप फेल्योर ज्यादा हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि क्या होता है कि लंबे समय के लिए हमारा क्या हो रहा है, ड्राई, यानी कि ड्राई की कंडीशन होती है। इसको आप याद रखेंगे इस पॉइंट को। देन यहाँ पे मेजर फोकस हमारा किन चीजों में होता है,
तो जो हमारा दोस्तों मेजर फोकस होता है यहाँ पे मॉइस्चर कंजर्वेशन पे होता है, क्योंकि अगर पानी रेनफॉल कम हो रही है हमारी तो हमें क्या करना पड़ेगा, मॉइस्चर कंजर्वेशन करना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग हमें करना पड़ेगा, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर हमें बनाने पड़ेंगे ताकि हम पानी को क्या कर पाए, कंजर्व कर पाए एक जगह पे। और पानी को कंजर्व करके जब हमारी ग्रो हो रही है क्रॉप, जब हमने क्रॉप उगाया है तो उस टाइम पे हम लाइफ सेविंग इरिगेशन कर पाए। लाइफ सेविंग इरिगेशन मतलब क्या होता है दोस्तों, लाइफ सेविंग इरिगेशन मतलब ये होता है कि मान लीजिए क्रॉप सूखने वाली है हमारी। लाइफ सेविंग इरिगेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, लाइफ सेविंग इरिगेशन, ठीक है। अब लाइफ सेविंग इरिगेशन मतलब होता है कि मान लीजिए आपकी क्रॉप क्या हो रही है, सूखने वाली है, यानी कि टर्मिनल ड्रॉट आ गया। क्या आ गया है, टर्मिनल ड्रॉट आ गया है। अब टर्मिनल ड्रॉट क्या होता है, मान लीजिए ड्रॉट उस टाइम पे आता है जब आपकी क्रॉप क्या होती है, राइपेनिंग स्टेज से पहले, यानी कि फ्लावरिंग स्टेज के बाद है, यानी उसमें दाने वगैरह बन रहे हैं लेकिन उस टाइम पे ड्रॉट आ गया। तो उस टाइम आप थोड़ा सा पानी दे दोगे ना, अगर उस टाइम पे जब आपका मतलब ये फसल जो है आपकी, जब मान लीजिए इसमें फ्लावर आ रहा है, फ्रूट आने वाला है, जब थोड़ा सा भी पानी आप इसमें दे दोगे ना, तो इस टाइम पे क्या होगा कि मतलब कि ये जो क्रॉप है, ये जो क्रॉप है, ये क्रॉप क्या होगी, ग्रो कर जाएगी, इसमें दाने निकल आएंगे और ये अपनी लाइफ साइकिल क्या होगी, कंप्लीट कर चुकी होगी। तो इसीलिए उस टाइम पे हमें इरिगेशन दे सकते हैं। तो अगर हमारे पास वाटर हार्वेस्टिंग हमने कर रखा है, पानी हम यहाँ पे स्टोर कर रखे हैं, तभी हम क्या करेंगे, लाइफ सेविंग इरिगेशन यहाँ पे दे सकते हैं और ये जो पौधा इसकी लाइफ जो है बच जाएगी, यानी कि लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेगा। अब हमने लाइफ साइकिल कहा, तो लाइफ साइकिल मतलब होता है अपना, जब हमने सीड को क्या किया, सीड को हमने सोइंग किया, यानी हम दाने को डाले, ये दाना हमने लिया, सोइंग किया सीड को, और ये सीड सोइंग के बाद क्या हुआ, इसका जर्मिनेशन हुआ, इससे क्या निकलेगा, पौधा निकलेगा। और ये पूरा पौधा बड़ा हो जाएगा तो इसमें क्या होगा, दोबारा फल आएंगे और फिर दोबारा क्या बनाएगा, ये सीड बना देगा अकेले, ठीक है। तो यानी कि जर्मिनेशन से लेके, सीड सोइंग के जर्मिनेशन से लेके आपकी सीड प्रोडक्शन तक की, मतलब सीड बनने तक की प्रक्रिया जो होती है वही कहलाती है सीड, मतलब कि लाइफ साइकिल ऑफ क्रॉप, यानी इसकी पूरी लाइफ साइकिल कहलाएगी, ठीक है। तो लाइफ साइकिल कंप्लीट तभी कर पाएगा जब हमारे पास क्या होगी, लाइफ सेविंग इरिगेशन होगी। कहाँ पे, एरिड रीजन में। तो एरिड रीजन इसीलिए हमारे लिए यहाँ पे होता है, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, मॉइस्चर को कंजर्व करना चाहिए। दूसरा हमें यहाँ पे क्या चीज ध्यान देने की जरूरत है, सस्टेनेबल ईल्ड, यानी हमें ईल्ड इस तरह से लेना है ताकि हमें मतलब कि आगे की जनरेशन जो है, फ्यूचर जनरेशन जो है, उनकी भी नीड्स को हम यहाँ पे पूरा कर पाए। देन आपका लिमिटेड फर्टिलाइजर यूज, देखिए क्या होता है, लिमिटेड फर्टिलाइजर यूज की बात क्यों यहाँ पे कही गई है। एक्चुअली होता क्या है, मान लीजिए आपका फील्ड है, ये जो खेत है आपका, खेत में क्या चाहिए आपको, मॉइस्चर चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, नमी होना चाहिए। फर्टिलाइजर तभी आपका मतलब कि सपोर्ट हो पाएगा जब आपके पास क्या है, खेत में नमी है, मॉइस्चर है, ठीक है। अगर आपके पास मॉइस्चर नहीं है, ठीक है, मॉइस्चर नहीं, तो उस टाइम आप क्या है, फर्टिलाइजर का यूज कर पाएंगे, आप फर्टिलाइजर का यूज करेंगे अगर, तो पौधा इस फर्टिलाइजर को क्या एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, अगर मॉइस्चर नहीं है, अगर नमी नहीं है, तो वहां पे अगर नमी नहीं है तो आपका फर्टिलाइजर जो होगा बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिमिटेड फर्टिलाइजर यूज करते हैं, ठीक है, लिमिटेड फर्टिलाइजर यूज करते हैं। आपको बात समझ में आ गई होगी। दूसरी बात है, और दूसरा क्यों नहीं करते फर्टिलाइजर का ज्यादा यूज, मान लीजिए हमने नाइट्रोजन को दे दिया शुरू में ही बहुत ज्यादा, तो ये पौधे की क्या होगी, वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, क्या होगी, इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ होगी। जब इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ मतलब वानस्पतिक ग्रोथ ज्यादा होगी इस पौधे की, अब जब इसकी वानस्पतिक ग्रोथ ज्यादा होगी तो ये मतलब कि सन यानी सोलर रेडिएशन के एक्सपोजर में क्या होगा, ज्यादा होगा, सन के एक्सपोजर में, सोलर रेडिएशन के। और जब इसमें धूप लगेगी यानी कि सनलाइट लगेगी जब इसमें, तो क्या होगा, इससे आपका जो वाटर जो होगा ट्रांसपायरेशन होगा, क्या होगा, ट्रांसपायरेशन होगा, ट्रांसपायरेशन होगा, यानी कि वाष्पोत्सर्जन होगा। और वाटर का लॉस जो है यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। वाटर क्या होगा, लॉस जो है ज्यादा होगा। बात क्लियर हो गई होगी, मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ तक आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझे, यहाँ पे लॉजिक के साथ में समझा रहा हूँ। तो इस तरह से हमारा ड्राई फार्मिंग में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, फिर लिमिटेड फर्टिलाइजर यूज को हम करते हैं, ठीक है। अगर फर्टिलाइजर ज्यादा यूज करेंगे तो पहली बात तो वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा होगी। अगर हम बाद में फर्टिलाइजर यूज करें तो सॉइल मॉइस्चर ही कम है, तो पौधा एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो हमारा जो फर्टिलाइजर का एफिशिएंसी हो बहुत कम आएगी, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला हमारा है ड्राईलैंड फार्मिंग। पहला था हमारा ड्राई फार्मिंग, दूसरा है ड्राईलैंड फार्मिंग। अब ड्राईलैंड फार्मिंग में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे रेनफॉल जो होती है 750 से ज्यादा होती है, यानी कि 750 से लेके 1150 तक रेनफॉल होती है, ठीक, इस चीज को आपको याद रखना है। देन जो रीजन होता है दैट इज द सेमी एरिड रीजन होता है, कौन सा रीजन होता है, सेमी एरिड रीजन होता है, इसको याद रखना। वहां पे क्या था, एरिड रीजन था, एरिड जोन था, और यहाँ पे क्या है, सेमी एरिड रीजन है। और जो ग्रोइंग सीजन होता है दैट इज द मतलब ग्रोइंग सीजन कितना होता है, लगभग 75 से 120 दिन होता है। वहां पे क्या था, लेस देन 75, यहाँ 75 से 120 दिन। ग्रोइंग सीजन का कॉन्सेप्ट जो है
मैंने हमने पहले ही समझा चुके हैं। ग्रोइंग सीजन कह सकते हो, इसको ग्रोइंग पीरियड भी कह सकते हो, ग्रोइंग पीरियड। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, बात समझ में आ गई होगी। ग्रोइंग पीरियड वह पीरियड होता है, मान लीजिए यहाँ पे आपका 365 दिन होते हैं साल भर में, तो 120 दिन ही आपका क्रॉप आप ले सकते हैं। ठीक है, यानी एक या दो सीजन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्रॉप फेलोर जो होती है लेस फ्रिक्वेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी रहता है। ठीक है, क्योंकि ज्यादा रेनफॉल हो रही है, 750 से ज्यादा हो रही है रेनफॉल। अगर रेनफॉल आपकी 750 से ज्यादा हो रही है, 750 से ज्यादा रेनफॉल हो रही है, तो क्या होगा यहाँ पे जो क्रॉप फेलोर के चांसेस है वो क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, यानी फ्रिक्वेंसी जो है क्रॉप फेलोर की कम हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मेजर फोकस कहाँ होता है, मॉइस्चर कंजर्वेशन पे होता है। क्यों मॉइस्चर कंजर्वेशन फोकस हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास रेनफॉल हो रही है ना पर्याप्त। रेनफॉल क्या हो रही है यहाँ, पर्याप्त हो रही है। जब रेनफॉल पर्याप्त हो रही है तो मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस यहाँ पे हम करते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं यहाँ पे मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए, एक तो हम वाटर हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग। देन और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, मल्चिंग कर सकते हैं। ठीक है, देन हम यहाँ पे ब्रॉड बेड एंड फरो मेथड बना सकते हैं, BBF, ब्रॉड बेड एंड फरो। ठीक है, इसको हम डिटेल में एक पर सेपरेट वीडियो में समझेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन ब्रॉड बेड एंड फरो से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और क्या करते हैं, ड्रेनेज इन द वर्टिफोल सॉइल। आपने वर्टिफोल सॉइल की प्रॉपर्टी के बारे में सुना होगा अच्छे से। और वर्टिफोल सॉइल में क्या होता है आपका, ये जल्दी से क्या होती है, यहाँ पे श्रिंकेज एंड स्वेलिंग होती है। क्या होती है, श्रिंकेज एंड स्वेलिंग। यानी जैसे ही आप इसमें मान लीजिए, वर्टिफोल मतलब होता है ब्लैक सॉइल। ठीक है, क्या होता है, ब्लैक सॉइल। अगर ब्लैक सॉइल है, और ज्यादातर सेमी एरिड रीजन में क्या होती है, ब्लैक सॉइल पाई जाती है। तो ब्लैक सॉइल में क्या होता है, मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको। मान लीजिए ब्लैक सॉइल है, ठीक है, ये सॉइल है, इसमें क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। क्या होते हैं इसमें, रंध्र होते हैं, पोर्स होते हैं। ठीक है, अब जो ये पोर है ना, पोर रंध्र जो है, जैसे ही इसमें पानी आएगा, क्या आएगा, इसमें पानी आया, मान लो पानी जैसे इसमें मिला ना, जैसे ही रेनफॉल हुई ना यहाँ पे, तो ये पोर्स की साइज क्या होगी, यहाँ पे बड़ी हो जाएगी। ये जो पोर्स हैं, ये पोर्स फूल जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जल्दी से ये मिट्टी एब्जॉर्ब करती है पानी को। तो ये क्या होगी, स्वेलिंग हो जाएगी। और जैसे ही स्वेलिंग होगी, तो जो पोर्स है क्या होंगे, मतलब पार्टिकल सॉइल के क्या होंगे, स्वेलिंग कर जाएंगे, तो पोर्स क्या होंगे, ब्लॉक हो जाएंगे, बड़े बड़े हो जाएंगे। जैसे ही पोर ब्लॉक होंगे, तो क्या होगा कि इसकी पोरोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, यानी कह सकते हो कि इन्फिल्ट्रेशन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इन्फिल्ट्रेशन जो हो रहा है, इन्फिल्ट्रेशन मतलब होता है पानी का जमीन के अंदर जाना, सॉइल के। ठीक है, इन्फिल्ट्रेट करना। और पर्कुलेशन होता है एक लेयर से दूसरे लेयर में जाना, वो कहलाता है पर्कुलेशन। तो इन्फिल्ट्रेशन यहाँ पे क्या होगा, कम हो जाएगा। अब जब इन्फिल्ट्रेशन कम होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर का भराव ज्यादा हो जाएगा, पानी यहाँ पे भरेगा। इसे कहते हैं पॉन्डिंग ऑफ वाटर। क्या हो जाता है, पॉन्डिंग ऑफ वाटर हो जाता है, यानी पानी क्या होता है, मिट्टी में भरने लगता है। कहाँ पे, खासकर वर्टिसोल। वर्टिसोल किसको कहते हैं, ब्लैक सॉइल को कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे श्रिंकेज एंड सॉइलिंग प्रॉपर्टी आती है। इसीलिए क्या करते हैं कि यहाँ पे हम ड्रेनेज की व्यवस्था करते हैं। बात समझ आ रही है, तो ड्रेनेज स्पेशली हम कहाँ करते हैं, वर्टिसोल में करते हैं। लेकिन यहाँ पे बाकी कंडीशन में क्या करते हैं, सॉइल और मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस को हमें एडॉप्ट करना होता है। देन अगला क्या है, लिमिटेड फर्टिलाइजर यूज। तो फर्टिलाइजर का यूज तो हमेशा कम ही करना चाहिए, यहाँ पे भी कम करेंगे। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, ड्राईलैंड फार्मिंग के बारे में भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं रेनफेड फार्मिंग की ओर। तो रेनफेड फार्मिंग क्या होता है दोस्तों, इसको देख लीजिए, रेनफेड फार्मिंग। ठीक है, तो रेनफेड फार्मिंग में क्या होता है, देखिए पहली बात तो रेनफॉल क्या होती है, 1150 mm से ज्यादा होती है। मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे प्रिसिपिटेशन जो होता है, पी का मतलब प्रेसिपिटेशन मोर देन पीईटी, यानी कि पोटेंशियल इवेपोरेशन से प्रेसिपिटेशन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। और कौन सा रीजन होता है, दैट इज ह्यूमिड रीजन। ह्यूमिड मतलब कि जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा है, जहाँ की रेनफॉल वहाँ पे क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। अब जहाँ पे रेनफॉल ज्यादा होती है, यानी उसकी ह्यूमिडिटी क्या होगी, उस एरिया में ज्यादा होगी। ठीक है, इसको याद रखना। इसीलिए क्या होता है, इसका रीजन ह्यूमिड होता है। ग्रोइंग सीजन हमेशा क्या होगा, यहाँ पे 120 से ज्यादा होता है, मोर देन 120 डेज से ज्यादा होता है। नॉर्मल हमारा जो क्लासिफिकेशन है, इंडियन क्लासिफिकेशन है, उसके हिसाब से है। देन हमने क्रॉप स्ट्रेस की बात करें तो क्या होता है तुम्हारा, मिनिमल सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस होता है। यहाँ पे सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस क्यों कम होता है, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल तो हो रही है ना, तो मॉइस्चर स्ट्रेस होगा कभी नहीं होगा, क्योंकि पानी ऑलरेडी यहाँ पे मिल रहा है पौधे को। तो पौधा अपना जो ईटी रिक्वायरमेंट है वो आराम से यहाँ पे क्या कर रहा है, पौधा पूरा कर ले रहा है, उसको पानी मिल रहा है प्रॉपर। ठीक है, सॉइल मॉइस्चर में पानी की कमी नहीं है। तो ये बात भी समझ में आ गई होगी आपको कि यहाँ मिनिमम सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस होता है।
जस्ट इसमें मेजर फोकस हम किन एरिया में करते हैं, फोकस मतलब हमें किन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है इन एरिया में। तो पहला तो एक्सेस वाटर मैनेजमेंट, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, पानी यानी रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो रही है और इवेपोट्रांसपिरेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इस एरिया में क्या करते हैं, जो सॉइल है ना, मतलब सॉइल में क्या होता है, पानी जो होता है भर जाता है, अच्छा खासा पानी भर जाता है। तो क्या करना पड़ता है हमें, यहाँ पे ड्रेनेज की व्यवस्था करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ड्रेनेज यानी कि जल निकास की व्यवस्था हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, एक्सेस वाटर मैनेजमेंट हमें करना पड़ेगा। देन आपका क्या है दूसरा, हाई यील्ड, यानी कि यील्ड क्या होती है इस एरिया में, ज़्यादा होती है, क्योंकि पानी की कमी ही नहीं है, यील्ड यहाँ पे अच्छी खासी हो जाती है। इंटेंसिव इनपुट यूज, यानी कि फर्टिलाइजर वगैरह हम जो है नॉर्मली हम अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं इस एरिया में। तो मैं ऐसा करता हूँ, आपको रेनफेड एग्रीकल्चर, ड्राई लैंड फार्मिंग दोनों ही तीनों ही समझ में आ गए हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो एक यूनेस्को ने दिया है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट सोशल साइंस एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये जो यूनेस्को का क्लासिफिकेशन है, यूनेस्को का क्लासिफिकेशन है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया है, उन्होंने दो प्रकार से क्लासिफिकेशन किया है, एक तो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर एंड दूसरा रेनफेड फार्मिंग। ड्राईलैंड फार्मिंग एंड रेनफेड फार्मिंग दो भागों में इन्होंने डिवाइड किया है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। वो वाला क्लासिफिकेशन है, उसको भी आपको दिमाग में रखना है, वहां से भी क्वेश्चन आएंगे और इस क्लासिफिकेशन से भी क्वेश्चन आएंगे, दोनों को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। इस कंडीशन में आपको ऑप्शन अपने मैच करना है, ऑप्शन आपको देखना है और ऑप्शन देखने के बाद जो भी ऑप्शन में दिखे उसी को आपको आंसर में टिक करना है, ठीक है। मेरे टाइम पे क्वेश्चन आया था, जैसा पूछा था कि रेनफॉल जो होती है, रेनफेड फार्मिंग में रेनफॉल कितनी होती है, तो यहाँ पे एक तो लास्ट ऑप्शन दिया था 800 mm से ज्यादा होती है और एक ऑप्शन दिया था 750 से 1150, ठीक है। जब इस तरह से दो ऑप्शन दिखेंगे तो आपको आंसर लगाना पड़ेगा मोर देन 800 mm, क्योंकि वो क्या कर रहा है, यूनेस्को के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर पूछना चाह रहा है या कि आंसर जानना चाह रहा है। तो मैं ऐसा करता हूँ, बात समझ में आई होगी आपको। तो देखिए यहाँ पे रेनफॉल जो होती है कितनी होती है, 800 mm से कम होती है, कहाँ पे, ड्राई लैंड में। ये ड्राई लैंड है, इधर रेनफेड है, दोनों ही याद रखना है। तो ड्राई लैंड में रेनफॉल कितनी होती है, लेस देन 800 mm, एक इसमें है mm में है, ठीक है, वैल्यू किसमें है, mm में है, ठीक है, यहाँ छूटी हुई है। और जबकि रेनफेड में रेनफॉल कितनी होती है, 800 mm से ज्यादा होती है, यानी कि ये चीज याद रखेंगे, पहली चीज। दूसरा, मॉइस्चर अवेलेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे होता है मॉइस्चर का शॉर्टेज, क्योंकि कम रेनफॉल हो रही है, और यहाँ मॉइस्चर क्या होगा, पर्याप्त होता है, ठीक है, एनफ है मॉइस्चर। ग्रोइंग सीजन की बात करें तो ग्रोइंग सीजन भी याद रखना, वहां पे कितना था, लेस देन 75 से 120 था ड्राईलैंड फार्मिंग में, ड्राई फार्मिंग में लेस देन 75 था डेज में, और यहाँ पे मोर देन 120 था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आपको याद रखना है, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आपका जो ग्रोइंग सीजन हो रहा है लेस देन 200 होता है डेज में, जबकि यहाँ पे ग्रोइंग सीजन क्या होगा, मोर देन 200 डेज। इसको भी याद रखना है, दोनों पॉइंट आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ, स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, ये दोनों पॉइंट आपको याद होना चाहिए, ठीक है, अच्छे से, कि ग्रोइंग पीरियड कितना होता है और रेनफॉल कितनी होती है, ठीक है। इन दोनों में आपको ध्यान रखना, भूलना नहीं, अदरवाइज वहाँ पे क्वेश्चन गलत होने का चांसेस है, ठीक है, बाकी तो आप कर ले जाओगे। ग्रोइंग रीजन की बात करें, मतलब किस क्षेत्र में, मतलब कौन से क्षेत्र को बिलोंग करते हैं, जो ड्राईलैंड फार्मिंग होती है, ये बिलोंग करते हैं एरिड एंड सेमी एरिड रीजन को, एंड अपलैंड ह्यूमिड रीजन में, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें रेनफेड फार्मिंग की, तो ये बिलोंग करते हैं ह्यूमिड एंड सब ह्यूमिड रीजन से, ठीक है, यानी कि ह्यूमिड रीजन या सब ह्यूमिड रीजन, मतलब कि यहाँ पे क्या होती है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, ठीक है, तो इसको याद रखिए आप। नेक्स्ट आपका क्रॉपिंग सिस्टम की बात करें, हम किस तरह के क्रॉपिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे सिंगल या इंटर क्रॉपिंग ले लेते हैं, जबकि यहाँ पे इंटर क्रॉपिंग एंड डबल क्रॉपिंग लेते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक ही सीजन, मान लो अगर रबी में ले रहे हैं ना, तो रबी में ही क्रॉप, रबी में तो लेंगे नहीं, खरीफ में लेते हैं, ठीक है, जबकि रेनफॉल होती है। तो मान लीजिए खरीफ की अगर हम बात करें, तो खरीफ में ही क्या करते हैं, यहाँ पे क्रॉप को हम ग्रो करते हैं, और जब ग्रो करेंगे तो उस टाइम पे हम एक ही खरीफ के टाइम पे ही क्या कर सकते हैं, हम इंटर क्रॉपिंग कर सकते हैं, मतलब अरहर वगैरह भी यहाँ पे उगा सकते हैं, चने के साथ इंटर क्रॉपिंग कर सकते हैं। इंटर क्रॉपिंग क्या होता है, ग्रोइंग ऑफ द टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली, यानी कि दो या दो से ज्यादा क्रॉप को एक साथ ग्रो करना, ठीक है, वही कहलाता है आपका इंटर क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग को याद रखेंगे आप, यानी कि अगर हम कह रहे हैं कि व्हीट के साथ व्हीट प्लस चिकपी, इसको एक पर्टिकुलर अनुपात में अगर हम ग्रो करेंगे, प्रपोर्शन में, तो यही कहलाता है इंटर क्रॉपिंग। और मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है, कि मतलब दोनों को मिक्स कर देना सोइंग करने से पहले पहले, दोनों सीड को, तो वह कहला जाती है मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो इसको आपको मैं बाद में पढ़ाऊंगा कभी। और यहाँ पे क्या करते हैं, इंटर क्रॉपिंग एंड डबल क्रॉपिंग, यानी कि यहाँ पे खरीफ में भी ग्रो कर सकते हैं क्रॉप यहाँ पे,
मतलब रेनफेड फार्मिंग में खरीफ, और यहाँ मॉइस्चर होता है तो फिर इसके बाद रबी, और रबी में भी इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, खरीफ में भी इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं अगर हम चाहते हैं तब। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ बात समझ आ रही होगी। मेजर कांस्टेंट क्या होते हैं यहाँ पे, विंड एंड वाटर इरोजन होता है, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी क्या होती है, सूखी रहती है कभी कभी, क्योंकि ड्राईलैंड एरिया है, रेनफॉल कम हो रही है, तो यहाँ पे विंड इरोजन का भी प्रकोप रहता है, और वाटर इरोजन भी जब बारिश होती है तो होगा, दोनों ही चीजें होगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाटर इरोजन हो रहा है, तो क्यों हो रहा है वाटर इरोजन, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर टाइम पे सॉइल में क्या रह रहा है, मॉइस्चर रह रहा है, जो मिट्टी है वो क्या है, उसमें ज्यादातर टाइम नमी है। तो क्या धूल उड़ती है जब पानी में मॉइस्चर होता है, नहीं उड़ती है, तो जब यहाँ पे धूल नहीं उड़ती तो यानी कि वाटर इरोजन यहाँ पे क्या होगा, वाटर इरोजन जो है हमारा होगा यहाँ पे ज्यादा। लेकिन क्योंकि पानी में क्या है आपका, मतलब सॉइल में क्या है आपका, मॉइस्चर है, तो मॉइस्चर जब ज्यादा तो क्या होगा, रन ऑफ क्या होगा, जल्दी से होगा, रन ऑफ होगा यहाँ पे। रन ऑफ क्या होता है, पानी का बहना, लेटरल। तो रन ऑफ ज्यादा होगा तो मिट्टी को बहा के ले जाएगा, इसलिए वाटर इरोजन यहाँ पे क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। विंड इरोजन नहीं हो रहा, क्योंकि अगर पानी है, मॉइस्चर है, तो क्या होगा, हवा में धूल उड़ेगी नहीं, तो इसलिए विंड इरोजन यहाँ पे नहीं होता है। तो वाटर इरोजन और विंड इरोजन होता है। यहाँ पे एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि ड्राई लैंड में क्या होता है, प्रिसिपिटेशन जो होती है, प्रिसिपिटेशन लेस देन पीईटी, यानी कि पोटेंशियल इवेपोरेटिव ट्रांसफरेशन क्या होता है, पीईटी क्या होता है, ज्यादा होता है, और प्रेसिपिटेशन क्या होता है, कम होता है। लेकिन रेनफेड में क्या होता है, प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल क्या होती है, ज्यादा होती है, और पीईटी जो होता है आपका, पोटेंशियल ट्रांसफरेशन क्या होता है, कम होता है। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और आगे हम इससे रिलेटेड इस टॉपिक को आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, एक दो बार देख लेना, आप डबल की स्पीड में देख लेना चाहे, और इसके बाद मैं इसके क्वेश्चंस को कराऊंगा। इसके क्वेश्चंस जो है हमने बना लिए हैं, और इसके क्वेश्चन को हम आगे डिस्कस करेंगे, और आपसे क्विज के रूप में हम यहाँ के क्वेश्चंस को आपसे पूछेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच।